हा चैप्टर पूर्ण टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है, इट्स टोटली अ टेक्निकल चैप्टर। तो हम लोगों को है ना पहले इसका ना बेसिक समझने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कल वो लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखा सब लोगों ने, फीचर्स ऑफ ऑल द मार्केट्स, देखा आप लोगों ने वो लेक्चर? एक दो नहीं देखा होगा तो देखो, हाँ, ठीक है, क्योंकि मैं फीचर्स इधर नहीं पढ़ाने वाला मैं, ठीक है, सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। ठीक, परफेक्ट कंपटीशन, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन? ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या होता है? देखो अब ये चैप्टर है ना, कम से कम तुमको 5 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है, ठीक है, 5 से 6 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड कर लो ये चैप्टर को, ठीक है। तो लेट्स सी, सपोज यू गो टू द वेजिटेबल मार्केट, ठीक है, आप एक मार्केट में गए, ठीक है, उस मार्केट में ना बहुत सारे पोटैटो सेलर्स है, ठीक है, बहुत सारे पोटैटो सेलर्स है, और सब पोटैटोज कितने में बेच रहे हैं? 20 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप ये वाले शॉपकीपर से लो, ये इससे लो, इससे लो, इससे लो, या किससे भी लो, तो आप लोगों को बटाटे मिलेंगे 20 रुपए में, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या पता चलता है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, दे आर सेलिंग एट द सेम प्राइस, एक ही प्राइस पे, यूनिफॉर्म प्राइस पे, ठीक है, और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, ठीक है, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, ठीक है, in the sense that you cannot judge by seeing the potatoes from which the farmers field do they come from, ठीक है, कि क्या क्वालिटी है, क्या है, हम लोग ये नहीं चेक करेंगे। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा दिख जाता है कि छोटे वाले जो खराब पोटैटोज रहते हैं उसको कम भाव रहता है, ठीक है, अच्छे वाले पोटैटोज को अच्छा भाव रहता है, लेकिन जो सेम क्वालिटी के पोटैटोज है उनका भाव ऑलमोस्ट सेम रहता है। हर कोई ऐसा नहीं होगा कि सपोज अगर ऋषिकेश बटाटे विकायला जातो आहे तर तो 40 रुपये किलोला विकणार, ठीक आहे, ऑन दी अदर हँड मार्केट रेट चालू आहे 20 रुपयाचा, ठीक आहे, कोणी घेणार का त्याच्याकडनं? कोणीच नाही घेणार, ठीक आहे. सो दीज आर दी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ perfect competitive market, ठीक है. So in general a perfect competitive market has the following characteristics, ठीक है, large number of buyers and sellers, ठीक है, products supplied by the firm are identical और homogeneous in all respects. in short जो फर्म रहती है, ठीक है, एक पूरी इंडस्ट्री रहती है, ठीक है, ये पूरी इंडस्ट्री में एक फर्म, ठीक है, दूसरी फर्म, तीसरी फर्म, चौथी फर्म, ऐसे बहुत सारे फर्म्स रहते हैं, ठीक है, जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। इसके लिए मैंने एक ही इंडस्ट्री के बारे में बात की, ठीक है। एवरी फर्म इज फ्री टू एंटर, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी आ जा सकता है। सपोज कल उठ के अगर मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं आया, मेरे को भाजीपाला बेचना है, तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है, या फिर बटाटे बेचने स्पेसिफिकली। देयर इज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशंस, ठीक है, कि मार्केट कंडीशन का ये परफेक्ट नॉलेज है। दिस इज एन अजम्पशन कि बायर्स को भी परफेक्ट कंपटीशन का अजम्पशन है, या फिर उसको परफेक्ट कंपटीशन का नॉलेज है कि हाँ हम लोगों को पोटैटोज 20 रुपीज में ही मिल रहे हैं। कोई जाके ऐसा नहीं बोल सकता कि 40 रुपए में दे दे, ठीक है, जबकि प्राइस ही 20 रुपीज चल रहा है, ठीक है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैव वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्यों? क्योंकि सब देखो, लो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स को ना ज्यादा अपना टाइम, मनी, ठीक है, यहाँ से वहां मूव नहीं करना पड़ता वो प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, बिकॉज दे आर लोकली अवेलेबल, एंड लोकली अवेलेबल भी है, लेकिन पूरे एक पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल है, ठीक है। कि सपोज हम लोग चले गए, अगर मोबाइल मार्केट में चले गए, तो नासिक में एमजी रोड पे चले जाओ, ठीक है, जो नहीं वो मिलेगा आप लोगों को वहां पे, ठीक है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप लोगों को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मुंबई वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट, दे आर प्राइस टेकर्स। क्योंकि प्राइस टेकर्स क्यों है वो आगे देखते हैं हम लोग एक्चुअली, ठीक है, कि प्राइस टेकर्स और प्राइस मेकर्स का मतलब कौन क्या होता है? कि प्राइस को एक्सेप्ट करना, ठीक है, और प्राइस खुद ही डिटरमाइन करना, ठीक है, और वही आपकी मार्केट प्राइस होगी, ठीक है। दीज आर टू कंडीशंस। देयरफॉर देयर आर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिटरमाइन कैसी होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, और ये बहुत जरूरी बात है जो आपको समझनी होगी, ठीक है,
कि डिमांड कर्व कैसा है परफेक्ट कंपटीशन का। ठीक है, डिमांड कर्व कैसे निकालते हैं हम लोग, प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कितनी भी क्वांटिटी सोल्ड करो, ठीक है, प्राइस पे ज्यादा आप इफेक्ट कर पाओगे क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ऋषिकेश कोई मार्केट में है, ठीक है, एक मार्केट में वो बटाटे सेल कर रहा है, ठीक है, बटाटे जब वो सेल कर रहा है क्या उसका इन्फ्लुएंस होगा प्राइस पे। सपोज वो 20 रुपीज पे दिन के, ठीक है, 20 रुपीज पे एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 20 रुपीज पे वो 100 किलो बटाटे बेचता है, ठीक है, 100 kgs ऑफ म्हणजे 1 क्विंटल बटाटे तो विकतो, ठीक आहे. पण त्याने जर का सपोज सगळ्यांची प्राइस 20 रुपीज आहे आणि त्याने 35 रुपीज केली प्राइस, ठीक है, तो क्या उसका माल बेचा जाएगा क्या, वो कुछ भी नहीं रेवेन्यू कमाएगा, नो रेवेन्यू, बिकॉज उसका माल ही बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए ये वाली कंडीशन इज अनफेवरेबल कंडीशन बिकॉज ही इज द प्राइस टेकर एंड नॉट द प्राइस मेकर। ठीक है, सो देयरफॉर भैया अगर इसने थोड़ी सी भी प्राइस इंक्रीज कर दी तो ये लेवल पे उसका बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं आने वाला। मतलब इन शॉर्ट वो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी वो बिल्कुल जीरो रहेगी। ठीक है, और सेम प्राइस पे कितनी भी क्वांटिटी डिमांडेड हो सकती है। आए समझ में। So there is an infinite change in the quantity demanded. There could be an infinite change in the quantity demanded at the same price. ठीक है, मतलब थोड़े से फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस यहाँ पे नहीं होंगे। Therefore the demand curve is infinitely elastic and it is parallel to x-axis. ठीक है, it's parallel to x-axis. In short हमारा ये क्या रहेगा, infinitely elastic demand curve। ठीक है, कि where the demand, the quantity demanded is the infinitely elastic। सिंपल। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा देयर आर टू थिंग्स, वन इज एन इंडस्ट्री। ठीक है, वन इज एन इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर फॉर्म। ठीक है, सो इंडस्ट्री के प्राइस डिटर्मिनेशन या फिर इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज आपको जनरल में याद रखनी होगी कि जब हमारा कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू होता है, ठीक है, जब मतलब हमारा कॉस्ट विल बी इक्वल टू रेवेन्यू तो हम लोग क्या कमाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक मैं आपको पहले जनरल बता दे रहा हूँ कि आपको ये हमेशा याद रखना है। जब भी आप लोग अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देख लो, एवरेज टोटल कॉस्ट देख लो, ठीक है, इस सब के कंसेप्ट आपको क्लियर है कि इनका मीनिंग क्या होता है। सो जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, सो फॉर्मूलेज याद रख के और फंडामेंटल्स याद रख के आप लोगों को वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस्ट विल बी इक्वल टू रेवेन्यू, तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे। व्हेन द कॉस्ट विल बी लेस देन रेवेन्यू, दैट मींस हमारा अगर रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कमाएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे। ठीक है, कौन से कमाएंगे हम लोग, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इट सेज। Equilibrium of the industry in economic technology terminology consists of a large number of independent firms. Each such unit in the industry produces a homogeneous product so that there is a competition among the goods. ठीक है, a firm is said to be in equilibrium when it's maximizing its profits and has no incentive to expand or contract the production. ठीक है, मतलब क्या कि हम लोग इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, अभी इंडस्ट्री बोल रहे इक्विलिब्रियम में है तो मैक्सिमम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो इसके मैक्सिमम प्रॉफिट्स कब होंगे, कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। ठीक है, देखो कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, दे आर प्राइस टेकर्स। तो प्राइस टेकर्स कैसे होंगे कि मार्केट डिटरमाइन करेगा, इंडस्ट्री डिटरमाइन करेगी कि भैया आपके प्रोडक्ट के जो मार्केट्स होंगे, प्रोडक्ट की जो प्राइसेस होंगी वो किस तरीके से डिटरमाइन होंगी। ठीक है, so there would be, we can say that the firm is said to be in equilibrium when it is maximizing its profits and has no incentive to expand। ठीक है, कि इंडस्ट्री इतनी है
तो इतनी ही रहेगी, ठीक है। इसको एक्सपेंशन करने का कोई भी एक इंसेंटिव मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ऋषिकेश सोचता है, ठीक है, अगर ऋषिकेश सोच रहा है कि मेरे पास अभी एक गाड़ा है, या फिर सपोज मेरा एक ही दुकान है जहाँ पे मैं बटाटे बेच रहा हूँ, ठीक है, कल उठ के अगर मैंने 4-5 दुकानें खोल ली तो मैं प्राइस को कंट्रोल कर पाऊंगा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो ऐसा होगा क्या, फिर भी ऋषिकेश कितनी भी दुकानें खोल ले, ठीक है, इसके लिए उन्होंने बोला है कि देर इज नो इंसेंटिव फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वो अगर बोलेगा कि है ना मैं बहुत सारी दुकानें खोल देता हूँ ताकि मैं किंग हो जाऊं मार्केट का और प्राइजेस मेरे हिसाब से चार्ज हो, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ही विल बी ऑलवेज बी द प्राइस टेकर इन द मार्केट, ठीक है। उसको एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी, उसको 20 रुपए पे ही अपना बटाटा बेचना पड़ेगा। देर वुड बी नो इंसेंटिव फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। नीदर देर वुड बी नो इंसेंटिव, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा किसी को लॉस भी नहीं होगा कि अगर तूने मार्केट में से पूरी अपनी दुकानें हटा ली तो प्राइजेस कम हो जाएंगी या फिर ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, कितने भी बार आप लोग आ सकते हो, कितनी भी बार आप लोग जा सकते हो, ठीक है। देयर फॉर द प्राइजेस आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई इन द इंडस्ट्री, ठीक है। वेयर अभी इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे तय होगी, जहां पे योर डिमांड विल बी इक्वल टू योर सप्लाई, ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ पे यस, ठीक है, कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है, आपका मार्केट डिटरमाइन करेगा कि भैया देखो इतना डिमांड है, ठीक है, इतना सप्लाई है, और जहां पे सेलर्स खुश है और बायर्स खुश है वो होगी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपकी प्राइसेस डिटरमाइन होती है, ठीक है। ये तो हो गया इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, ये हो गया इंडस्ट्री के बारे में। अभी फर्म फर्म में कैसे इक्विलिब्रियम तय होता है, देखो, द फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट्स, द आउटपुट व्हिच इट गिव्स द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स टू द फर्म इज कॉल्ड एज एन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द फर्म हैज नो इंसेंटिव ईदर टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स आउटपुट। सिंपल सी बात है, ठीक है। द फर्म हैज नो इंसेंटिव कि भैया आप लोग इंक्रीज कर लो आपका आउटपुट या डिक्रीज कर लो, कोई आपको इंसेंटिव मिलने ही वाला नहीं है क्योंकि यू आर द प्राइस टेकर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्म इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट आर प्राइस टेकर्स। यही मैंने रीजन बताया आप लोगों को। दिस इज बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट हु आर प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल और होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ द टोटल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी व्हिच दे प्रोड्यूस द प्राइसेस आर डिटरमाइंड। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम लोग अगर मार्केट की बात करें, ठीक है, देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये जो इक्विलिब्रियम आइडेंटिफिकेशन का जो चार्ट होगा वो किस तरीके से ड्रॉ करना होगा, ये होगा आपका इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। ये हो गया इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें दो चीज है, ठीक है। एक होगा ऑन द लेवल ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। ऑन द लेवल ऑफ इंडस्ट्री क्या होगा, ऑन द लेवल ऑफ फर्म्स क्या होगा, ठीक है। और इन फर्म्स में भी आपको दो चीजें मिलेंगी, ठीक है, कि इन फर्म्स में भी आपको दो चीजें कैसे मिलेंगी, एक तो मार्केट, ठीक है, और मार्केट का आपको ये वाला कर्व जो मिल जाएगा क्योंकि मार्केट डिटरमाइन करता है ना प्राइस इक्विलिब्रियम। और जो इंडिविजुअल सेलर का डिमांड कर्व होगा दैट इज इंडिविजुअल, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ इंडिविजुअल सेलर, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इट वुड बी डिमांड कर्व वुड बी परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, दैट इज इन्फिनेटली इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है, इन्फिनेटली इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। और आप यहाँ पे लिखोगे कि वेयर द डिमांड एंड सप्लाई विल बी इक्वल, तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम एनालिसिस होगा। आया समझ में, ठीक है। और इंडस्ट्री में आप लोग लिखोगे नो इंसेंटिव फॉर एक्सपेंशन, क्योंकि हम लोग एक्सपेंशन ही देखते हैं ना, हम लोग इंडस्ट्री में एक्सपेंशन ही देखते हैं, सो नो इंसेंटिव फॉर एक्सपेंशन, ठीक है, नो इंसेंटिव फॉर एक्सपेंशन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ताकि आपको ये समझ में आए। ये वाला चार्ट आपको वहीं पे ड्रॉ करना है, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन में जब आपने वो जब आप लोग वो चार्ट वगैरह ड्रॉ करोगे ना, तो उस वक्त आपको ये वाला भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, यस सर। ओके, ठीक है। देखो अभी ये ना सेम लाइंस में दिया हुआ है, ठीक है, कि ये किस तरीके से परफेक्टली इलास्टिक रहेगा, ठीक है।
अब देखो, ये आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा कि मैंने ना जब आपको रेवेन्यू वाला पार्ट सिखाया था ना, तो रेवेन्यू वाले पार्ट में हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि जो एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या रहेगा। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस, ठीक है, प्राइस पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? द चेंज इन द टोटल आउटपुट और टोटल रेवेन्यू दैट इज सोल्ड, ठीक है। सो जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी सोल्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है, देयर वुड बी नो प्राइस डिफरेंशिएशन इन द मार्केट, ठीक है। और जब प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं है तो एवरेज रेवेन्यू भी कम सेम रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम रहेगा। इन शॉर्ट, हमारा जो प्राइस रहेगा दैट वुड बी इक्वल टू इट्स एवरेज रेवेन्यू एंड ऑल्सो दैट वुड बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल रेवेन्यू। अगर सपोज ये वाली कंडीशन आती है और अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि when the condition is where the price is equal to average revenue, the price is equals to marginal revenue is equals to average revenue, अगर ऐसा कुछ भी आता है तो that condition is called as a perfect competitive market condition, as simple as that। आया आप लोगों को समझ में? ठीक है। सो ये आपकी एक टैगलाइन Yes, sir. रहेगी, ठीक है, कि where the average revenue will be equal to marginal revenue and marginal revenue will be equal to its price, ठीक है। now conditions for equilibrium of the firm, the marginal revenue should be equal to the marginal cost, ठीक है। अभी conditions क्या है equilibrium के लिए, ठीक है। note that because the competitive firms takes the prices as fixed, this is rule for setting an output not a price, ठीक है। देखो, अब है ना हम लोगों को अगर इक्विलिब्रियम ढूंढना है, ठीक है, अगर ऋषिकेश को चाहिए कि मैं इक्विलिब्रियम में रहूंगा, तो ऑब्वियसली मेरा तो प्राइस पे कोई हाथ, या फिर क्या बोलते हैं कि प्राइस पे मेरा कोई बंधन नहीं रहेगा, या फिर मैं प्राइस मेक नहीं करूंगा। सो इसके लिए प्राइस को तो तुम छोड़ ही दो, ठीक है। आपको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो आप पहले आउटपुट अपना डिटरमाइन करो कि आपका कितना ज्यादा आउटपुट बिकेगा उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू रहेगा, ठीक है। सो आपको अगर इक्विलिब्रियम में आना है, ठीक है, सो मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट, देयर इज ऑलवेज एन इंसेंटिव फॉर द फर्म टू एक्सपैंड, ठीक है। फिर वो तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अगेंस्ट चला जाएगा ना, ठीक है। सो इसके लिए आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपके मार्जिनल कॉस्ट से इक्वल होना चाहिए कॉम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम लाने के लिए, ठीक है। If marginal revenue is less than marginal cost, the firm will be having the reducing its output since an additional unit adds more to the cost than to the revenue. ठीक है? Profits are maximum only at the point where the marginal revenue will be equal to marginal cost because the demand curve facing the competitive firm is horizontal, so that the marginal revenue will be equal to its price. ठीक है? In general, rule for profit maximization can be simplified. A perfectly competitive firm should choose its output so that the marginal cost equals its price, ठीक है। तो ऋषिकेश को अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर काम करना होगा या फिर उसके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना होगा, तो उसको अपने मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट से इक्वल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल कॉस्ट शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो रहेगा, ठीक है, उसको पॉजिटिव स्लोप रहना चाहिए, क्योंकि देखो, जब भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व, देखो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। इमेजिन करो आप कर्व, ठीक है, जब मार्जिनल कर्व जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, तो वैसे वैसे मार्जिनल रेवेन्यू भी इंक्रीज होते जाएगा ना आपका। आ रहा है क्या आपको समझ में? अगर आपको इक्विलिब्रियम में आपके मैक्सिमम करने हैं प्रॉफिट्स, तो आपको पहले आपका मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व को पॉजिटिवली स्लोप रखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, उसके साथ में ही बढ़ते जाएगा, और दैट वुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि हमारी कंडीशन ये क्या है, पहली कंडीशन की मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है। तो आप लोगों के पास अगर मॉड्यूल होगा तो इन दोनों कंडीशन को टिक करके रख दो, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इन दोनों कंडीशंस की बात करें, तो पहली कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और दूसरी कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व shall cut the marginal revenue curve from below and it should go on expanding or it should have a positive slope, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है।
नाउ शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय अ कॉम्पिटिटिव फर्म, ठीक है. We shall begin with the short-run output decisions and then move on to the long run. In the long run, the firm operates with a fixed amount of capital and must choose the levels of its variable so as to maximize its profits. ठीक है. अब profits कैसे maximize होंगे? ठीक है. यहाँ पे देखो, ये रहा इंडस्ट्री का, ठीक है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई तय करेगा, ठीक है, इंडस्ट्री का. सो इंडस्ट्री के हिसाब से जो फर्म काम करेगा, ठीक है, जब फर्म काम करेगा, ये है हमारा इंडिविजुअल. याद है ना आप लोगों को, ये है इंडिविजुअल सेलर, ठीक है, ये है इंडिविजुअल सेलर इन दी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. ठीक है, ये वाला जो इसका जो इन्फिनेटली इलास्टिक डिमांड कर्व है, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है. ठीक है. सो यस, उन्होंने हमको दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने को बोला है. ठीक है. सो जब डिमांड कर्व बिल्कुल सेम है, ठीक है, जब डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो वैसे भी हमारी प्राइस तो कांस्टेंट ही रहने वाली है. ठीक है. और जब हमारी प्राइस सेम रहने वाली है तो हम बोल सकते हैं ना कि एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस ओनली ना. तो एवरेज रेवेन्यू हमारे मार्जिनल रेवेन्यू से क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है. और हमारी ये पहली कंडीशन तो हमारी एकदम सेटिस्फाइड हो गई, एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो गई. ठीक है. लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली स्लोप्ड होना चाहिए. ठीक है. हालांकि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, यू शेप्ड होता है ना. ठीक है. और यू शेप होने की वजह से जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, देखो कट करता है अपना मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो. ठीक है. सी इट्स from below, it's cutting the marginal revenue curve from below and it gets expanding. ठीक है. marginal cost क्या होता है हमारा, gets expanding and it is positively sloped. ठीक है. it is positively sloped. आया समझ में. ठीक है. नेक्स्ट इज शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. ठीक है. One interesting thing about the marginal cost curve of the firm is a perfectly competitive industry is that it depicts the firm's supply curve. ठीक है. अरे एकदम सिंपल सी बात है ना कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, देखो मैं आगे आपको यही बताने वाला था कि देखो पॉजिटिवली स्लोप कर्व हमारा कौन सा होता है, हमारे फंडामेंटल्स के हिसाब से ऐसा वाला कर्व कौन सा होता है, आपका सप्लाई कर्व होता है ना. तो आपको अगर इक्विलिब्रियम सप्लाई आपको ढूंढना होगा तो आपको इतना या फिर इक्विलिब्रियम में लाना होगा खुद की फर्म को या फिर खुद के इंडिविजुअल सेलर को. सपोज ऋषिकेश इज एन इंडिविजुअल सेलर, अगर उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में सेल करना होगा मार्केट में तो उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व को देखना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जैसे जैसे अपवर्ड स्लोपिंग होगा दैट वुड डिटरमाइन इट्स सप्लाई. आया समझ में. सो ये देखो जैसे जैसे इसका डिमांड कर्व ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसका जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, दैट वुड डिटरमाइन इट्स प्राइस. ठीक है. अनलाइक एनी सप्लाई कर्व, ठीक है, अनलाइक एनी सप्लाई कर्व, suppose the market price of the product is 2 corresponding to its with having a D1, ठीक है, as a demand curve of the firm. ठीक है. मतलब हम लोग 2 रुपए प्राइस पे बेच रहे थे. ठीक है. कोई भी एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री 2 रुपए प्राइस पे बेच रही है. ठीक है. At price 2 the firm supplies Q1 quantity output because here the marginal revenue will be equal to marginal cost. ठीक है. If the market price is rupees 3 the corresponding demand curve is D2 at rupees 3 the quantity supplied is Q2. Similarly, ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारा डिमांड कर्व है वो भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है. ठीक है. ठीक है. सो देयरफॉर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, व्हिच गिव्स द मार्जिनल कॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू ईच लेवल ऑफ आउटपुट इज नथिंग बट द फर्म सप्लाई कर्व. ठीक है. सो और एक हमको फैक्चुअल चीज मिल गई कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है दैट इज नथिंग बट द फर्म्स सप्लाई कर्व. ठीक है. ये लिख लो, that is nothing but the firm's supply curve. ठीक है. that gives us various quantity the firm will supply at each price. ठीक है. कि अगर जैसे जैसे हम लोग प्राइजेस को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे एक इंडिविजुअल फर्म, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म भी क्या करेगी, अपना क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाते जाएगी. ठीक है. हमारा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाती जाएगी क्योंकि देखो उस वक्त में इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज होता जाएगा.
क्या होता जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज होता जाएगा। देखो जब जैसे जैसे हम लोग हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी 3, उसके बाद में होगा इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी 4, इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी 5। ठीक है, इन शॉर्ट मतलब हम लोगों को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है, सी दिस इज D1, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3, ठीक है, दे वुड बी प्राइस टेकर्स। और प्राइस टेकर्स किस तरीके से होंगे कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिटरमाइन करेगा कि हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी। सिंपल। ओके, कैन अ कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न द प्रॉफिट्स, ठीक है, क्या कॉम्पिटिटिव फर्म प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है क्या, ठीक है, तो वो देखते हैं। इन द शॉर्ट रन a firm will attain the equilibrium position at the same time it may earn the supernormal profits also। ठीक है, अभी ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होंगे और जहां पे हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होंगे, ठीक है। yes. पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात कर ले। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स व्हेन द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू द एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, देखो जब एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, विल बी इक्वल टू द एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, अभी एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स आ गए ना, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट्स आ गए। आपके पास मॉड्यूल होगा तो ये लिखते चलो, हाँ, ठीक है, आपके पास मॉड्यूल होगा तो ये लिखते चलो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, जब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे, ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू। ये हो गई कंडीशन नॉर्मल प्रॉफिट्स की, ठीक है। Zero economic profit. It is to be noted that here the normal percentage of the profit for the entrepreneur for the managerial services is already included in the cost of production, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू है उसी में ही कॉस्ट इंक्लूडेड है और हम सिर्फ कॉस्ट ही ले रहे हैं। मतलब ऋषिकेश ने 2 रुपए के बटाटे लाए और 2 रुपए में ही बेचा, ठीक है, तो वो एक्चुअल में इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कमाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या फिर जो कॉस्ट ऑफ, या फिर इन शॉर्ट उसका जो कॉस्ट है वही उसका रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन द फर्म अर्न्स द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो मोर देन होगा, ठीक है, सो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट से, ठीक है, कि हम लोगों को जितना भी कॉस्ट लगा है, पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना भी लगा है उससे ज्यादा होना चाहिए हमारा एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू इन शॉर्ट अगर मैं बोला जाऊं तो एवरेज रेवेन्यू इज द ओनली प्राइस ऑफ अवर प्रोडक्ट, ठीक है। सो इस केस में हम लोग क्या कमाएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को कमाएंगे, ठीक है। दस इन एडिशन टू द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट द फर्म कैन अर्न द एडिशनल प्रॉफिट्स एंड द फॉलोइंग एग्जांपल्स विल मेक द concepts more clear, ठीक है। सपोज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट्स बाय अ फर्म इज 15,000। इन शॉर्ट है ना, ये आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे डिपिक्ट करना है कि भैया हमारा टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या होता है, जिसमें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों मिक्स होता है, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है कि भैया टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, करेक्ट ना, कि हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, हमारा टोटल सेल्स, कि हम लोगों ने टोटल सेल्स इतना किया, ठीक है, इतने प्रोडक्ट पे। और टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है, कि हम लोगों ने कितना भी क्वांटिटी सोल्ड किया हो इंटू प्राइस। और जो हमारा मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू जो होता है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस। इन शॉर्ट दिस इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों को अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन टोटल क्वांटिटी। ये सब सिखाया है मैंने, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा मैं वो बता रहा हूँ आपको, कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपको फैक्चुअल डेटा पूछा जाएगा कि ऐसी क्या कंडीशन है जहाँ पे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएगा और फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, यस, ठीक है। देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है कि जब हमारा, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, हमारा एवरेज रेवेन्यू विल बी मोर देन आवर एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। क्या होना चाहिए, हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए ना,
तो बच्चों ऐसा कौन सा केस है कि जहां पे हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा है? ये वाला पोर्शन ना, देखो, ठीक है, ये वाला पोर्शन देखो, हम लोग अगर यहाँ पे लेते, ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट होता हमारा, ठीक है, ये वाला पॉइंट होता, मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, अगर बच्चों हमारा ये वाला पॉइंट होता, तो इस केस में क्या है, हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट हमारे एवरेज रेवेन्यू से क्या है, ज्यादा है। तो मेरे को बच्चों क्या आप लोग बता सकते हो क्या इस केस में क्या होगा? ये अगर ये कंडीशन आ गई तो इस केस में क्या होगा? लगाओ, दिमाग लगाओ कि सर अगर आप बोल रहे हो कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट की वजह से, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कमाएंगे, ठीक है, और सर आप सुपर यहाँ, नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे सर। नहीं नहीं, यहाँ पे तू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है, क्योंकि देख तेरा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एवरेज टोटल कॉस्ट। आ रहा है समझ में? तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है तेरा, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और जब तेरा एवरेज टोटल कॉस्ट ही ज्यादा हो जा रहा है, मतलब तू, तेरा कॉस्ट उल्टा ज्यादा है तेरे रेवेन्यू से, तू ला रहा है प्रोडक्ट 50 रुपए में और तू बेच रहा है प्रोडक्ट 20 रुपए में। अब आया समझ में? क्या होगा इस केस में फिर? इस केस में हम लोग क्या बेयर करेंगे, लॉसेस बेयर करेंगे ना रे। लॉस। मैंने तुमको लॉजिक सर समझा। आपने उधर लिखा है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू। ये हाँ, इस हिसाब से बोलो। हाँ तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना ऋषिकेश, नींद में है क्या तू? लॉजिक समझ में आएगा तुझे? देखो, लॉजिक सबको समझ में आना चाहिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ लॉजिक। देखो, हमारा जब अगर कॉस्ट ज्यादा होगा रेवेन्यू से, तो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, जब कॉस्ट इक्वल होगा रेवेन्यू से, तो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स। जब कॉस्ट विल बी लेस देन द रेवेन्यू, मतलब हमारा रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, तो उस केस में क्या होगा, हमारे इकोनॉमिक प्रॉफिट्स होंगे। अब इससे ज्यादा सिंपल भाषा में क्या बताऊं मैं आपको, पक्का पक्का समझ में समझा आया सर क्या? अभी। ठीक है, तो अभी ये समझा कि तेरे को यस सर। कि जब एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज रेवेन्यू, तो उस केस में हम लोग लॉसेस बेयर करेंगे, ठीक है। जब हमारा एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड विल बी इक्वल टू प्राइस, तो उस केस में हम लोग नो नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर हम लोग बोलेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट्स, हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगे बेसिकली, अगर देखा जाए तो, ठीक है। और जब हमारा एवरेज रेवेन्यू विल बी मोर देन अवर एवरेज टोटल कॉस्ट, तो उस केस में हम लोग क्या कमाएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे। इतनी सी बात है, पक्का समझ में आया? जब आप है ना ये मॉड्यूल को गो थ्रू करोगे ना, जब आप, वैसे भी मैं खुद के नोट्स तो देने ही वाला हूँ, डोंट वरी, पूरा का पूरा आपको वो मैंने नोट्स, एक्चुअली वो मेरे खुद के नोट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं आपको वो नोट्स भेजने वाला हूँ। आप लोग देखो, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो रिवीजन आपके मॉड्यूल से बिल्कुल करना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं रिवीजन करना है आपके मॉड्यूल से, आपको उन नोट्स में से रिवीजन करना है इकोनॉमिक्स का। आया समझ में? तो मैं इकोनॉमिक्स के वो नोट्स कब दूंगा, जब हमारे बिजनेस साइकिल फटाफट खत्म हो जाएगा, उस वक्त मैं आपको वो इकोनॉमिक्स के नोट्स दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या है नॉर्मल प्रॉफिट? सिंपल सी बात है कि जहां पे हम लोग, ठीक है, हमारा एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू अवर एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। देखो अभी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, ये वाला एवरेज टोटल कॉस्ट है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे, ठीक है, जब हम लोग इस पॉइंट पे काम करेंगे या इस प्राइस पे काम करेंगे, तो ये होगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है, ये हो गए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स। तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या, इसको नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों बोला जाता है, ठीक है, या फिर इसको नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों नहीं बोला जाता, नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर फर्म है ना, मैंने को पिछली बार भी बताया था कि हर फर्म इस स्टेज से गुजरती ही है, ठीक है। इनिशियली आपको प्रॉफिट्स होंगे इसका गारंटी नहीं होता, ठीक है। इनिशियली आप लोगों को आपके कॉस्ट पे ही बेचना पड़ता है प्रोडक्ट को, क्योंकि आपका जब प्रोडक्ट मार्केट में प्लेस होगा तब जाके आपके प्रॉफिट के चांसेस होंगे ना। आ रहा है समझ में? जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में प्लेस होगा तब जाके आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आप कमा पाओगे ना। आया समझ में? इसके लिए इसको नॉर्मल प्रॉफिट्स बोला गया है। हालांकि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे, हम सिर्फ हमारा कॉस्ट को रिकवर कर रहे हैं। और जब बिजनेस में आते हैं हम लोग, तो कॉस्ट रिकवरी इज दी, जो जो बंदा अगर कॉस्ट रिकवर करने में कामयाब हो गया ना, तो ऐसे समझो कि वो
वो फर्म या फिर वो बिजनेस लॉन्ग रन तक चल गई, ठीक है। और लॉसेस किस तरीके से होंगे, सिंपल सी बात है, देखो मैंने तो ये देखा भी नहीं और आपको ये बता रहा हूँ कि लॉसेस इस तरीके से होंगे। आया समझ में, क्यों कब लॉसेस होंगे कब नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि जब आप लोग ये ग्राफ वगैरह देखते हो, ठीक है, कितना दिमाग को तान आ जाता है ना कि अरे बाप रे ये क्या होगा, हमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, डाउट आता है कि नहीं। सो हाँ सर। बेसिकली जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होता है ना कि हाँ सर बराबर बोल रहे कि जब कॉस्ट हमारा ज्यादा होगा रेवेन्यू से तो तब तो लॉसेस होने ही वाले, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि भैया एवरेज टोटल कॉस्ट किस तरीके से ड्रॉ करेंगे या फिर मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से ड्रॉ करना है, ड्रॉ कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ एमसीक्यूज का एनालिसिस करना है और एमसीक्यूज का एनालिसिस करके उसका करेक्ट आंसर लिखना है। आया समझ में, ठीक है। आप जब ये पढ़ोगे ना, ठीक है, आपको बिल्कुल सारी की सारी जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी कि हाँ कि हम लोगों ने हमारा ये फंडामेंटल क्लियर है, इसके लिए हम लोगों को ये समझ में भी आ रहा है जब हम लोग रिवाइज